नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि दुबलेपन का कारण क्या हो सकता है और उसका समाधान भी हमने बताया था और उस पर आप में से कई लोगों ने कई तरह के सवाल पूछे हैं। आज मैं उन सबों का जवाब देने का प्रयास करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप संतुष्ट होंगे और फिर भी कोई सवाल रह जाएगा तो फिर पूछिएगा कमेंट में, मैं बताऊंगा। और मैं सबों का नाम तो बताना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन एक सज्जन ने पूछा कि मैंने सारे टेस्ट करा लिए और कुछ नहीं निकला, फिर भी मैं दुबला हो रहा हूं। किसी एक ने पूछा कि मेरा डाइजेशन प्रॉब्लम, गट इशू है, इसलिए अनपच होता है, डिसेंट्री होती है और उससे उनका वजन घट रहा है, उसमें उपाय बताएं। किसी एक ने पूछा कि मैं 70 साल का हूँ और कैंसर पेशेंट हूँ और लिक्विड डाइट पर हूँ, मेरे लिए उपाय बताएं, कैसे मेरा वजन बढ़े। और एक ने पूछा कि मेरा डायबिटीज है और तो वजन घट रहा है, मैं क्या करूं। इस तरह के कई सवाल हैं। मैं सबों के जवाब देने का प्रयास करूंगा और आपको आपका जवाब मिलेगा। देखिए, चीज़ों को एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। हम पैदा हुए हैं तो सबसे पहले हमारा आहार क्या होता है? सबसे पहले हमारा आहार होता है, भोजन होता है माँ का दूध, अपने माँ का दूध। और हमारा शरीर उसके पचाने के लायक रहता है। बच्चे का जो भी डाइजेशन का स्टेटस रहता है, स्थिति रहती है, उस समय वह सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का दूध ही पचा सकता है। इसलिए माँ का दूध वो पीता है तो तंदुरुस्त होता जाता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन किसी कारणवश माँ का दूध यदि उपलब्ध नहीं रहा या नहीं होता है, कई महिलाओं को उनका अपना दूध नहीं उतर पाता है, कमजोरी से और भी कई कारण से, या माँ ही नहीं रहती है। तो जब बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए और वैसी स्थिति में यदि माँ का दूध नहीं उपलब्ध होता है तो उसको गाय का दूध पानी मिला के देते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। माँ के दूध में और गाय के दूध में बनावट में बहुत फर्क है, क्योंकि शारीरिक बनावट में ही फर्क है। कहाँ माँ का दूध एक मानव का दूध है और गाय का दूध एक पशु का दूध है। दोनों में समानता हो ही नहीं सकती है। आप उसके कंटेंट को भी देख लें, उसमें फैट ज़्यादा होगा, उसमें SNF ज़्यादा होगा, उसमें वाटर कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, ये सारे कुछ ज़्यादा होंगे, जो हमारे छोटे से बच्चे के पाचन पर भारी पड़ेगा। तो वो पचा नहीं पाता है, तो क्या होता है, उसको डिसेंट्री होने लगता है, उसको
कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं, उसको कई तरह की स्वास्थ्य की समस्याएं होने लगती हैं, कफ होने लगता है, सर्दी जुकाम होने लगता है, बुखार होने लगता है, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। सिर्फ एक भोजन के बदलने से, अपनी माँ के दूध के बदले किसी दूसरे की माँ, मतलब गाय की दूध, गाय का दूध बछड़े के लिए है, माँ के बच्चे के लिए नहीं है। लेकिन मजबूरी होती है, उस समय कुछ और आप खिला भी नहीं सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए, बच्चे की जो पाचन की जो स्थिति होती है उस समय उसके लार में, उसके पेट में जो पाचक एंजाइम होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध को पचाने की क्षमता होती है। बाकी कुछ और पिला दीजिए, फल का रस पिला दीजिए, गाय का दूध पिला दीजिए या कुछ और पिला दीजिए, वो नहीं पचा पाएगा, उल्टी कर देगा, दस्त कर देगा। इसलिए अधिकांश बच्चों में हमने देखा है कि जो अपनी माँ का दूध नहीं पीते हैं उन्हें दस्त की समस्या रहती है, कमजोरी रहती है या लीवर खराब हो जाता है। तो ये तो हुई बच्चे की बात। अब आइए, थोड़े जब बड़े होते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके अंग डेवलप होते हैं, उनके सारे जो जरूरी एंजाइम्स हैं वो निकलने लगते, और बच्चा धीरे धीरे जब माँ का दूध छूटता है तो धीरे धीरे कुछ आहार ग्रहण करने लगता है, वो उसे पचाने लगता है। समस्या तब भी होती है लेकिन वो धीरे धीरे उसे पचाने लगता है। तो आपका जो पाचन है वो उम्र के हिसाब से बढ़ता है, आपका जो पाचन है वो उस हिसाब से एडजस्ट होता जाता है। और शरीर का अपना नियम है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी अपना नियम है, आपका नियम नहीं चलेगा। आप सुबह उठे, चाय लिए, चाय बिस्किट पिए, फिर कुछ देर बाद आपने ब्रेकफास्ट लिया, फिर ऑफिस जाते समय कुछ खा लिया, फिर ऑफिस में खा लिया, फिर ऑफिस में भी चाय मिला, नमकीन मिला, वो खा लिया, फिर कहीं गए वो खा लिए। तो ये आपका अपना नियम है, शरीर का नियम नहीं है। शरीर का नियम क्या है वो समझ लीजिए। शरीर का एकमात्र नियम है कि जब आपको भूख लगे तो खाइए, एकमात्र नियम है। और भूख कब लगेगी? जब आपने जो भी ग्रहण किया है वो पच जाए, जीर्ण हो जाए। जीर्ण शब्द संस्कृत शब्द है जो आयुर्वेद में प्रयुक्त होता है और उसी से बना है अजीर्ण। तो जब जीर्ण हो जाए यानी पच जाए तो फिर उसका रस बन जाता है और वो रस छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है और फिर बड़ी आंत में मल और भी कठोर होकर के, सॉलिड होकर के वो निकल जाता है, इजीली निकल जाता है। यदि मुंह में भोजन ग्रहण करने से लेकर के पाचन होने तक और पखाना निकलने तक स्मूथली सारा काम हो रहा है, तब आप समझ लीजिए कि आपका डाइजेशन ठीक है। और नहीं हो रहा है तब कहीं ना कहीं समस्या है। यदि आपका अनपच हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके पाचन में कमी है, उसे सुधारने की जरूरत है। अब जैसे किसी आदमी पर 10 केजी का बोझ लादे हुए हैं, उस पर हम यदि 15 केजी का बोझ लाद दें, वो क्या करेगा? वो छोड़ देगा, गिरा देगा या खुद गिर जाएगा। तो वही हम करते हैं अपने पाचन संस्थान के साथ। हम क्या करते हैं, हमें खाना चाहिए 2 रोटी, हम खा रहे हैं 5 रोटी। क्या होगा मेरे भाई? पचा पाएंगे? नहीं पचा पाएंगे। और एक बात और है कि हमें चाहिए 2 रोटी, हमें मिल रहा है 1 रोटी। रोटी सिर्फ मैं एक प्रतीक के रूप में कह रहा हूँ।
हमें चाहिए 2 रोटी, हमें मिला 1 रोटी, जितना चाहिए उससे कम मिला। अब क्या होगा? अब होगा ये कि शरीर को जो पोषण चाहिए, जितना पोषण चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। और जब मिलेगा नहीं तो क्या होगा? शरीर आपका कमजोर होगा ना, शरीर आपका दुबला होगा ना, आपके जो भी नस नाड़ियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी, आपके जो भी स्थिति है वो खराब हो जाएगी, आपकी इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाएगी, आपको बीमारियां जल्दी लगने लगेंगी, आपको वात रोग होने लगेगा, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी। तो कम खाना भी नुकसानदेह है। ये बात अष्टांग हृदय, एक आयुर्वेदिक प्राचीनतम ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आप कम खाते हैं तो वैसी स्थिति में भी आपका शारीरिक बल कम हो जाता है, आपका जो मसल है वो कम होने लगता है, उसका जो डेंसिटी वो कम होने लगता है, आप पतले होने लगते हैं, आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो अफेक्टेड होने लगती है, आपका शरीर प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। तो ये कम खाने से होता है, इसलिए कम भी नहीं खाना है। और ज़्यादा खाने से क्या होता है? यह भी उसी अष्टांग हृदय आयुर्वेदिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि यदि आपने ज़्यादा खा लिया, 1 मुट्ठी ज़्यादा खा लिया, जितना खाते हैं उससे ज़्यादा, सपोज आप 2 रोटी खाते हैं, आप 2.5 रोटी खा लिए, 3 रोटी खा लिए, 2.5 माने 2.5, और 3 रोटी खा लिए, तो क्या होगा? क्या होता है? आपने महसूस किया होगा, हमने तो बराबर ही महसूस किया है कि वो पचता नहीं है। ज़्यादा भोजन भी नहीं पचता, वो पड़ा रहता है, और वो पड़ा रहता है तो जब पचेगा नहीं तो उसका रस बनेगा नहीं, तो उससे क्या हो जाएगा? आंव पैदा हो जाता है, उससे क्या हो जाता है? भोजन अजीर्ण हो जाता है, उससे आपका डिसेंट्री होने लगता है, गैस होने लगता है, एसिडिटी होने लगती है, तो वह भी आपके लिए नुकसानदेह है। कई तरह की बीमारियां वो पैदा कर देता है। तो कम भी नहीं खाना है और ज़्यादा भी नहीं खाना है, ये शास्त्र सम्मत है और ऐसे भी अनुभव सम्मत भी है। मैं भी अनुभव करता हूँ, कभी कभी मुझे 3 आम खाना चाहिए। सपोज एक उदाहरण, यदि मैं 2 आम ही खा लेता हूँ तो लगता है कि भूख तो लगा हुआ ही है, और यदि 3 से 1 आम ज़्यादा खा लेता हूँ तो लगता है कि ज़्यादा पेट में भार पड़ गया, और वो फिर नहीं पचता है, देर से पचता है। ये फर्क है, देर से पचता है। इसलिए पहला नियम कि हम न ज़्यादा खाएंगे न कम खाएंगे। अब इसका पता कैसे चलेगा? पता चलता है, बहुत आसानी से चलता है। जैसे हमको पता चलता है, आपको भी पता चलता होगा। आप खाना खाते हैं तो एक स्थिति आती है जब आपको लगता है कि हाँ, अब पेट भरने वाला है, और दूसरी स्थिति आती है जब आपने थोड़ा ज़्यादा खा लिया। होता ही है, कभी कोई आग्रह करके आपको बढ़ा दिया तो आपने खा लिया। आग्रह करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, परिवार में आपके शुभचिंतक बहुत सारे लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खिला दें ताकि ये हृष्ट पुष्ट, मोटा हो, अच्छा हो, ताकतवर हो, अच्छा काम करे, शरीर और दिमाग दुरुस्त हो। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि आप ज़्यादा खा लेते हैं, हम भी ज़्यादा खा लेते हैं, और तब स्थिति क्या होती है कि आपको नहीं चाहते हुए भी नींद आने लगेगी, आलस से घेर लेता है। क्यों? क्योंकि उस भोजन को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लड पेट की ओर जाने लगता है, तो नींद आएगी ही, आलस आएगी ही।
और वो पचता भी देर से है, क्योंकि जो क्षमता थी उससे ज़्यादा आपने दे दिया, तो वो ज़्यादा देर तक टिकता है और अनपचा रहता है। पच गया तो ठीक है, अनपचा रहा तो वैसे निकलता है। इसलिए ज़्यादा भी नहीं खाएं और कम भी नहीं खाएं। यदि आपको दुबलेपन से बचना है तो कम भी नहीं खाएं, ज़्यादा भी नहीं खाएं। तो पहला नियम। दूसरा नियम कि जब तब नहीं खाएं। अब सुबह हमने यदि ब्रेकफास्ट कर लिया, समझो हमने फल खा लिया या जो भी अंकुरित अनाज खा लिया या ड्राई फ्रूट्स खा लिए, तो हमें उसे पचने तक इंतज़ार करना चाहिए दूसरा भोजन लेने में। ये आपको खुद महसूस होने लगा कि अब भूख लग गई। भूख लगना ही ये प्रमाण है कि आपका भोजन जो आपने ग्रहण किया वो पच गया। अब यदि आपने ड्राई फ्रूट लिया है या फल लिया है और वो पर्याप्त लिया है, तो उसे पचने में, फल को पचने में तो 2 से 2.5 घंटा लगता है। उसके बाद ही आप भोजन करें। आप कोशिश करें कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट आपने लिया है वो पर्याप्त हो, पूरा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, पेट भर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप 4 घंटे तक कुछ नहीं लें, कुछ नहीं। यदि बीच में कोई आ भी जाए कि ये बिस्किट ले लीजिए, आप चॉकलेट खा लीजिए, मिठाई खा लीजिए, प्रसाद खा लीजिए, चाय पी लीजिए, कुछ नहीं। हम अक्सर क्या करते हैं, चाय के साथ बिस्किट ले लेते हैं। नहीं, वो बंद कर दीजिए। कुछ नहीं लेना है। हाँ, जो पीने का है, पानी पी लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए, आप फलों का रस भी ले सकते हैं, लेकिन उसको अवॉइड कीजिए। फलों का रस मत लीजिए, सिर्फ नारियल पानी और पानी तक ही अपने को सीमित रखिए, यदि दुबलेपन से, कमजोरी से बचना है तो। और 4 घंटे के बाद ही आप फिर खाना खाएं और उस समय कोशिश करें कि सलाद पहले खा लें, और सलाद की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए। अब सलाद पर हमारे एक मित्र ने पूछा है, और उन्होंने कहा कि राव माने कच्चा सलाद, उम्र दराज लोग पचा नहीं पाते हैं, इसलिए कच्चा सलाद उनको पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। बात भी सही है, उम्र ज़्यादा होने पर डाइजेशन पावर कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। और मुझे लगता है कि 80 वर्ष तक आप राव सलाद पचाने की स्थिति में होते हैं। फिर भी यदि नहीं पचता है, कच्चा सलाद नहीं पचता है, तो आप उसे थोड़ा स्टीम कर लें या उसको मिक्सी में पीस करके और वो उसे ग्रहण करें, उस रूप में ग्रहण करें, या उसका रस निकाल के ग्रहण करें, जो आपको सूट करे वो करें। आपको लगे कि स्टीम कर लेते हैं, स्टीम कर लीजिए, वो भी पचने में आसान हो जाता है। ये बात सही है, तो वो कर लें आप। लेकिन चबाएं ज़रूर, चाहे फल खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, रोटी खाएं, सलाद खाएं, चबाएं पूरा। और चबाने से क्या होता है, मुंह का लार उसमें मिलता है और उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पचाता है। आपके फल में भी कार्बोहाइड्रेट है, आपके अनाज में भी कार्बोहाइड्रेट है, आपके दाल में भी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट सभी चीज़ों में है, इसलिए कुछ भी खाएं तो उसे, सलाद में भी है, तो उसे चबाएं। चबाने से क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है वो पच जाता है मुंह में करीब करीब, और उसके बाद जब पेट में जाता है तो वो प्रोटीन को पचने देता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है और पाचन बहुत अच्छा होता है। दिक्कत यहीं हो जाती है कि हम करते क्या हैं कि चबाना नहीं पड़े इसके लिए बहुत जतन करते हैं।
रोटी को दूध में, दाल में गला के चाहते हैं कि वो निगल जाए, और चावल को तो चबाना बड़ा मुश्किल है। रोटी को तो चबाने का थोड़ा सा ज़रूरत पड़ता है, लेकिन चावल को चबाने में चावल दाल मिला दिया और निगलते चले गए। निगलेंगे तो क्या होगा, तो वो फिर बर्डन हो जाएगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर, और वो पचा नहीं पाएगा, और फिर वो उसी रूप में निकालता रहेगा, अजीर्ण के रूप में। अब आप सोचेंगे कि साहब हम तो इतना खा रहे हैं, कुछ नहीं लग रहा है शरीर में। कहाँ से लगेगा भाई, नहीं लगेगा। इसलिए चबाओ। पहला नियम कि न ज़्यादा खाएंगे न कम खाएंगे। दूसरा नियम कि एक बार जो हमने कुछ खाया तो उसके बाद 3-4 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे, और वो भी तब खाएंगे जब भूख लगे, क्योंकि पेट डिमांड करने लगता है, भूख लगने लगती है। उसके बाद आप क्या खाना है इस पर विचार कीजिए। क्या खाना चाहिए? देखिए, सबों की शारीरिक स्थिति अलग अलग होती है। अब हमारे एक मित्र जो कैंसर पेशेंट हैं, उन्होंने लिखा है कि, जो मैं समझ पाया हूँ, जो उन्होंने लिखा है, 70 साल की उम्र है और वो कैंसर पेशेंट है और लिक्विड डाइट पर हैं। मैं उनकी और रिपोर्ट के बारे में नहीं जान रहा हूँ, नहीं उन्होंने लिखा है क्या स्थिति है, केमो चला है, नहीं चला है, क्या चल रहा है, अभी क्या स्थिति है। तो मेरा उनको यही सलाह रहेगा कि आप यदि लिक्विड डाइट पर हों तो अपने डॉक्टर से परामर्श करके आप तय कर लें कि क्या फल के रस आप ग्रहण कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो फल का रस आपके लिए बहुत ही सूटेबल है और आप उसे ग्रहण करें। फल का रस पच जाता है आसानी से, आपका नारियल पानी आसानी से पच जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिक्विड डाइट के रूप में ले सकते हैं और वो पचेगा, और जब पचेगा तो आपके शरीर में लगेगा, और लगेगा तो आपका बल बढ़ेगा, आपका वजन भी बढ़ेगा, आप तरोताज़ा हो जाएंगे। तो क्या खाना है ये आपके शरीर पर निर्भर करता है, शरीर के कंडीशन पर निर्भर करता है। अब किसी का डाइजेशन बहुत कमज़ोर हो गया है, होता ही है, अभी बरसात का मौसम है तो अक्सर लोगों की जो पाचन शक्ति है वो कम हो जाती है, तो उस हिसाब से थोड़ा खाना कम कर देना चाहिए। खाना ऐसा खाना चाहिए जो पचने में आसान हो, कॉम्प्लिकेटेड खाना नहीं हो, रिच डाइट नहीं हो। होता क्या है, हम अपने खाने में घी को शामिल कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा तेल को शामिल कर लिए, मिठाई को शामिल कर लिए, पनीर को शामिल कर लिए, तला भुना शामिल कर लिए, तो वो तो हेवी डाइट हो जाता है। आपका बिस्किट और ब्रेड भी हेवी डाइट में आता है, तो उसको आप शामिल कर लेंगे तो पेट, जो आपका डाइजेशन तो कमज़ोर है अभी, और उस पर आपने वज़न डाल दिया तो ठीक से पचेगा नहीं पचेगा, तो आपको लगेगा कि हम तो साहब बहुत हैवी डाइट खा रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में लग नहीं रहा, वो लगेगा भी नहीं। इसलिए उस हैवीनेस को कम कीजिए, कम करके तो देखिए, एकदम फ़ायदा होगा और आपका डिसेंट्री भी चला जाएगा। इसलिए खाना ही मेडिसिन है। मेडिसिन का माने दवाई नहीं होता है, मेडिसिन के कई रूप हैं, तो उसमें एक भोजन भी है, भोजन भी मेडिसिन है। वही भोजन आप मात्रा में करेंगे आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आप यदि आप ठोस नहीं पचा पा रहे हैं तो लिक्विड ले लें, और ये ध्यान रखें कि भूख लगने से पहले नहीं खाना है, और फिर 2 खाने के बीच में कुछ भी नहीं खाना है।
ये होता है, ये बहुत बड़ा गड़बड़ी या मिस्टेक होता है, लोगों को पता नहीं चलता है और बड़ी मासूमियत से लोग बीच में खा लेते हैं, दूसरों का मन रखने के लिए या अपने मन को भी रखने के लिए। मन हुआ जरा देख लिया, ये कचौड़ी बन रहा है, जरा खा लें, ये रसगुल्ला आ गया, खा लें। खा तो लेंगे, लेकिन वो शरीर का जो नियम है वो उस हिसाब से काम करेगा, आपके नियम के हिसाब से काम नहीं करेगा। तो इन सारी बातों को यदि आप ध्यान में रखेंगे, आपका भोजन पचेगा, बढ़िया से पचेगा और शरीर में लगेगा। हाँ, जिनको डायबिटीज है वो उस हिसाब का भोजन करें। वो मीठा नहीं खा सकते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों तक मीठा छोड़ दें। आप सलाद तो खा सकते हैं, भरदम सलाद खाइए ना, आपकी डायबिटीज भाग जाएगी। होता क्या है कि डायबिटीज वाले दूध भरपूर पीते हैं, पनीर भरपूर खाते हैं, तो आपका डायबिटीज जाएगा कहाँ से? जाएगा ही नहीं। जरा छोड़ के तो देखिए, दूध, पनीर, मिठाई, चाहे वो मिठाई हाँ शुगर फ्री ही क्यों नहीं हो, छोड़ के तो देखिए, वही नुकसान कर रहा है। और सलाद को बढ़ाइए, प्रोटीन को बढ़ाइए। अब प्रोटीन में भी एनिमल प्रोटीन नहीं, प्लांट प्रोटीन, जितने भी तरह के दाल हैं अंकुरित करके खाइए ना। गेहूं को घास के रूप में उगा करके उसका रस पीजिए, देखिए तो आपका डायबिटीज भाग जाएगा। गेहूं घास का रस हमारे जो कैंसर पेशेंट हैं वो भी उसका रस पीस करके थोड़ा थोड़ा रोज लें, सुबह शाम, बहुत फायदा करेगा। गेहूं घास का रस यदि संभव हो तो सबों को लेना चाहिए, लेकिन खासकर कैंसर पेशेंट, खासकर डायबिटीज वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा है। यदि आप वैसे रस नहीं ले सकते हैं तो उसको पीस करके आटा में मिला दीजिए या दाल बनाते उसमें मिला दीजिए, पर कोशिश कीजिए कि वो उसका ग्रीन रहे रस। नहीं तो क्या होता है ना, पकने पर उसके बहुत सारे तत्व जल जाते हैं जो फायदा नहीं करते हैं, नुकसान करते हैं। तो इस प्रकार यदि आप भोजन को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो आपका दुबलापन भी कंट्रोल में आ जाएगा, आपका शरीर अच्छा हो जाएगा। एक काम और कर लें कि आप सुबह में यदि 8 बजे खाते हैं तो आपका शाम का भोजन 6 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि सुबह में 9 बजे खाते हैं तो 7 बजे तक कंप्लीट हो जाए। सुबह में 10 बजे तक खाते हैं तो 8 बजे तक कंप्लीट हो जाए, लेकिन बेस्ट है सुबह में 8 बजे से लेकर 6 बजे तक, यानी सूर्यास्त तक आपका भोजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, जब तक कि आपकी समस्या दूर नहीं हो जाती है। और जिससे आपकी समस्या दूर हो गई या हो जाती है, उसको आपको फिर कंटिन्यू रखने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो हमने दुबलेपन को दूर करने के लिए जो पिछला वीडियो बनाया था और जो आपने अपने सवाल मेरे समक्ष रखे, उसका हमने कोशिश किया है जवाब देने का। और आपकी यदि कुछ विशेष स्थिति है, डायबिटीज है या कैंसर है या और भी कोई दिक्कत है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के, लेकिन जो आहार के नियम हमने बताया उसको मानेंगे।